नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाई। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, नॉन दिफाई तज्ज़ियेकार हैं। खालिद चिश्ती साहब, पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम कबूल कर लीजिए। खालिद चिश्ती साहब, फरमाइएगा, ईरान और अमेरिका का मसला वहीं का वहीं पड़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद है और यहाँ तक कि बाबल मंदब भी बंद होने के करीब नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में तुर्की और इजराइल की चपकलश किस तरह से देखते हैं आप सीरिया के ग्राउंड के ऊपर? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया और आपने जो इंट्रोडक्टरी एक वीडियो चलाई है बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए है कि वो यही सब कुछ बयान करती है। बुनियादी तौर पर अल-दहूर बेस पर जो हमला किया, वहाँ एक ऑपरेशनल रनवे, उसकी स्टोरेज फैसिलिटीज पर इजराइल ने हमला किया है और कहा जाता है कि वहाँ पे एक टर्किश डेलीगेशन मौजूद था और वो बेसिकली एवेल्युएशन और सर्वे कर रहे थे अपनी जो कंट्रीब्यूशन उनकी हो सकती है सीरिया की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। अब सीरिया की सिक्योरिटी के पीछे कौन पड़ा है? वो है इजराइल और नेतन्याहू। वो बुनियादी तौर पर इसलिए पड़ा है कि जो ग्रेटर इजराइल का डिजाइन है वो मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक सीरिया में एक हुकूमत डिस्टेबलाइज ना रहे, अनगार्डेड या फ्रेगमेंटेड किस्म की वहां पे गवर्नेंस रहे। जितनी ज्यादा वहां पे क्योटिक सिचुएशन होगी, इजराइल को सूट करती है क्योंकि वहां वो इन्फिल्ट्रेट करके एज एंड व्हेन नीड बेसिस पर हमले कर सकता है। और आपके व्यूअर्स को याद बताता चलूं कि T4 एक जगह पे इजराइल ने पिछले साल अप्रैल 2025 में भी हमला किया था और बुनियादी तौर पर वो समझता है कि उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो उसका हेजमोनिक डिजाइन है इजराइल का, वो सबसे बड़ी तुर्की है। और तुर्कियों को भी ये पता है कि अगर सीरिया पे किसी तरह इजराइल का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो फिर वो जाहिर है एक बॉर्डरिंग मुल्क के तौर पर उभरेगा इजराइल वहां पे, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुर्की में अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल। तो तुर्की के लिए ये एक बफर जोन है जो कि लॉजिकल बात है, जिसका मतलब है तुर्की ये चाहता है यहाँ पे एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट हो, जिसका रूल हो, जिसकी रिट हो और जिसकी कैपेबिलिटी हो। ये कन्फ्रंटेशन बुनियादी तौर पर चल रही है। जितनी ज्यादा यहाँ पे इनसिक्योरिटी होगी उतना सीरिया को डिस्टेबलाइज करने में एक कंट्रीब्यूशन है। जो आप नेटो की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि नेटो तुर्की की मदद को आएगा, क्योंकि तुर्की की मदद को अगर नेटो आता तो फिर हमारा इत्तेहाद 3 मुल्कों का जब बना है वो ना बनता। तुर्की और बहुत सारे दूसरे ममालिक ये समझने में कोई देर अब नहीं लगा रहे कि अगर किसी आने वाले वक्त में अमेरिका के पास चॉइस हुआ बिटवीन इजराइल और वो कोई विक्टिम मुल्क, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो तुर्की हो या कोई और हो, तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा। और जब इजराइल का साथ देगा तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी मुल्कों के अंदर पैदा हुई है और ये कोई शक की बुनियाद पर नहीं है। ये तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक आपने देखा जिन्होंने तकरीबन 19 एयर बेसिस थे, अभी मिडल ईस्ट और ईरान की जो जंग हुई है अमेरिका की, तो मिडल ईस्ट पे कोई भी बेस अमेरिका खुद भी नहीं डिफेंड कर सका और उनको डिफेंड करने भी नहीं आया। चले मैं और ज्यादा क्लोजली आपको बताता हूँ कि 2019 ने एक हमला किया था सऊदी अरब पर और ना अमेरिका मदद को आया था डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कोई रिटेलिएशन की थी। पिछले साल कतर का भी आप याद करें, जब कतर पर हमला किया था ईरान ने, तो हालांकि वो मिलिट्री बेस तो अमेरिका का था, ना अमेरिका ने डिफेंड किया ना रिटेलिएट किया, जिसका मतलब यह है कि अपनी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अमेरिका टेलर करता है। तो मेरा नहीं ख्याल नेटो ऐसी कोई बॉन्डिंग है या ऐसी कोई ऑब्लिगेटरी है कि वो तुर्की को खुदा ना खास्ता खतरा हुआ तो वो उसकी मदद को आएंगे। ये बड़ा आपने अच्छी एनालिसिस दी है खालिद चिश्ती साहब। इस सारे तनाजुर में वो जो प्रिंसिपल है रियलिज्म का, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, इन दैट केस इज़ इट पॉसिबल कि ईरान भी ऑन बोर्ड हो जाए इस मक्का एग्रीमेंट के अंदर, बिकॉज सबका टारगेट तो फिर इजराइल है। देखिए डॉक्टर साहब, जिस दिन ये मुआहदा ऐलान हुआ था पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, तो मैंने उस वक्त ना सिर्फ गुजारिश की थी बल्कि तवक्को की थी कि लॉन्ग टर्म में ईरान को भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, बिल्कुल देखिए ईरान की क्या ख्वाहिश है। बुनियादी तौर पर ईरान समझता है कि इस पूरे खित्ते में जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज हैं, चाहे वो इसराइल हो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और अमेरिका यहाँ से निकल जाए, तो जब वो कुव्वतें निकलेंगी तो फिर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी, लीडरशिप का भी। तो वो कौन फिल करेगा? अगर वो आपस में हम ममालिक मिलकर, चाहे पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इंक्लूडिंग ईरान, अगर हम उस वैक्यूम को फिल करते हैं तो ये तो ईरान की ख्वाहिश के मुताबिक पॉलिसी होनी चाहिए। हाउएवर मैं यही एक क्वेश्चन के साथ ये ऐड करता चलूं, क्योंकि ईरान अभी जंग की हालत में है प्रैक्टिकली, अभी उसकी इकोनॉमिक कोर्जन हो रही है, उसके खिलाफ महाज बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ लॉबिंग शुरू हो गई है। उनके जो स्कॉट हैं, उनके जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जी अब हम इतनी ज्यादा मैसिव इकोनॉमिक इसकी आइसोलेशन करेंगे, स्ट्रैंगुलेशन करेंगे कि रिकॉर्ड होगा वर्ल्ड का। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने के चक्कर में अमेरिका अभी तक अमेरिका ने ईरान को बहुत अफेंड किया हुआ है। मेरा मानना ये है कि जब यहाँ से अमेरिका चला जाएगा, जंग एक अमन की हालत में कन्वर्ट हो जाएगी और ईरानी लोगों को एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी या एलिमेंट ऑफ विक्ट्री लगेगा,
लॉजिकली ईरान को और ईरान की लीडरशिप को फैसला करना चाहिए कि इन मुल्कों को जो बाहर से आए हैं अमेरिका की शक्ल में या उसके एलाइज, उनको डिनाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी डिपेंडेंसी करें। एंड मैं यस, आपकी बात को सपोर्ट भी करता हूं और इसको बिल्कुल लॉजिक समझता हूं, चाहे अभी ना सही, आने वाले वक्तों में ईरान को भी यहाँ ये इसी इसी तरह होगा, इसी तरह होगा।